हेलो एवरीवन, दिस इज दीपांशु राजपूत एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग क्लास ऑफ केमिस्ट्री। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो आशा करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड 2026 की तैयारी में एकदम से व्यस्त होंगे। तो आप लोग व्यस्त ही रहना, क्योंकि अगर आप लोग बिल्कुल भी मस्त हुए ना तैयारी के दौरान तो आपके नंबर बिगड़ सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपके नंबर बिगड़ें। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की इस बेहतरीन सी क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के वायरल क्वेश्चंस। मतलब जो क्वेश्चंस केमिस्ट्री में हर साल आते हैं, या बोर्ड 2024 में आए, 25 में आए, 23 में आए, जो पिछले सालों में पेपर में आए हैं, या फिर जो आ सकते हैं बोर्ड 2026 में। क्योंकि PYQ से क्वेश्चन पेपर दोबारा से बनेगा, हर साल बनता है, इस बार भी वहीं से बनेगा। तो वायरल क्वेश्चंस क्या होते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड में हर साल रिपीट होते रहते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो जो बच्चा अभी तक नया आया है सब्सक्राइब कर ले। अगर कोई बच्चा यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो प्लीज़ एक लाइक कर दे। आपको तैयारी कंप्लीट कराऊंगा, बिल्कुल इसी चैनल पर पूरी तैयारी होगी आपकी, ठीक है। आपको आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा मोटिवेशन दे दूं। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि भैया मुझे मोटिवेशन दे दो, तो मोटिवेशन के तौर पर मैं आपको दे देता हूं। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने पर जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार डले वो उतना खूब प्रखरता है, मिट्टी का बर्तन पकता है पर धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, हम आदम के बेटे हैं तो क्यों सोचें राह सरल होगी, कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। तो बिल्कुल हर संकट का हल होगा, मतलब बोर्ड 2026 की जो तैयारी आपकी चल रही है उसमें चार चांद लगाने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हो चुका हूँ। और आपका जो संकट है, जो संघर्ष है, वो जरूर एक दिन सफल होगा, और जो कल होने वाला है वो आज जरूर सफल होगा, बिल्कुल बताता हूँ। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारा ये है, और हाँ मैं आपको जो मोटिवेशन दे रहा हूँ वो मोटिवेशन कैसा है मुझे कमेंट में आप लोग जरूर बताना इसके बारे में, ठीक है। तो आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? बोर्ड 2024 में आया हुआ है। ये बोर्ड 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो बोर्ड 2026 में भी आ सकता है, क्योंकि 25 में क्वेश्चन नहीं आया है तो 26 में क्वेश्चन टपक सकता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिलियन को परिभाषित कीजिए तथा इसकी सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों को समझाइए। मतलब इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विलियन क्या होता है, बिलियन की परिभाषा दो और इसकी सांद्रता को कैसे व्यक्त करते हैं उसकी विधियों को बताओ। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? सिंपल सा आंसर लिखेंगे आप लोग कि विलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन याद रखो, विलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब मेरे पास पानी है, पानी में चीनी डाल दिया, मतलब एक पानी हो गया दूसरा चीनी, तो दो पदार्थ हो गए। दो से ज़्यादा भी पदार्थ हो सकते हैं, ठीक है। उन दोनों को मिलाने पर, घोलने पर जो बना मिश्रण होता है उसको विलियन बोलते हैं। तो क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। मतलब पानी में चीनी डालकर उसको घोलने पर शरबत बनता है, जो शरबत हमारे पास होता है वो विलियन होता है, यानी कि सॉल्यूशन होता है। अब सॉल्यूशन को कैसे कैसे हम व्यक्त करते हैं, सॉल्यूशन को व्यक्त करने के तरीके बताऊंगा। तो क्या होता है कि विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, तो हमने कौन कौन सी विधियां पढ़ी हैं चैप्टर के अंदर? तो हमने मोलरता को पढ़ा है, मोलरता को पढ़ा है, मोललता को पढ़ा है, मोल प्रभाज के बारे में पढ़ा है, नॉर्मलता पढ़ा है, फॉर्मलता पढ़ा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसकी सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों को समझाइए या लिखिए। तो यहाँ पर मैं उनकी विधियाँ लिखता हूँ। कौन कौन सी विधियाँ हैं? सबसे पहले हमारे पास होगी मोलरता। हमारे पास क्या होगी? मोलरता। मैं आपको मोलरता के बारे में बता चुका हूँ। मोलरता, तो सबसे पहली हमारी सांद्रता इकाई क्या होगी? मोलरता। उसके बाद क्या होगी? मोललता। मोलरता और मोललता में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। दोनों का अलग अलग, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मोलरता होगी, उसके बाद मोललता होगी, इसके बाद हमारे पास मोल प्रभाज होगा। तीसरे नंबर हमारे पास क्या होगा? मोल प्रभाज या मोल अंश होगा। तीसरा नंबर हमारे पास होगा मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, ठीक है। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज को इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, और मोल प्रभाज को मोल अंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोल अंश। दोनों शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना है। मोल प्रभाज बोल दूं या मोल अंश बोल दूं, एक ही बात है। सिंपल सा याद रखना, एक ही बात है। उसके बाद नॉर्मलता। नॉर्मलता भी क्या होती है? नॉर्मलता भी एक सांद्रता इकाई होती है। नॉर्मलता, ठीक है। उसके बाद फॉर्मलता भी लिख सकते हैं, और पार्ट्स पर मिलियन भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत भी लिख सकते हैं, आयतन प्रतिशत भी लिख सकते हैं। लेकिन पूरी रामायण नहीं लिखनी हमें,
क्वेश्चन हमारे पास सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है, तो हमें शॉर्ट में ही आंसर देना है। मोलरता, मोललता, मोल प्रभाव, नॉर्मलता, उसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मलता भी ले सकते हैं, फॉर्मलता, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ऐसे ही बोर्ड में लिखना होता है। आप बोलोगे कि भैया आपने बोर्ड की कॉपी को कैसे लिखा, जिसके बाद आपकी केमिस्ट्री में 65 मार्क्स आ गए 70 के अंदर। मतलब मेरे 65 मार्क्स आए हैं, 70 नंबर में 65 नंबर आए। कैसे? कॉपी प्रेजेंटेशन के द्वारा। भले ही मेरा एक दोस्त था, उसने भी कंप्लीट अच्छे से तैयारी की थी, लेकिन उसको कॉपी में लिखना नहीं आता था सही तरीके से, तो उसके नंबर बिल्कुल कम आए हैं। रियल में बताऊँ ना तो उसके 82 मार्क्स आए हैं। तो क्या उसने प्रॉब्लम उसने की कॉपी को प्रेजेंट करने में, एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत करने में। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले विलयन पूछा गया है, तो पहले मैंने सिंपली विलयन की परिभाषा लिख दी, पहला पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसकी सांद्रता की विधियों को लिखना है, सांद्रता इकाइयों को लिख दिया। सिंपल, ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर देना है। बहुत लंबा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना होता है, बोर्ड की कॉपी में उतना लिखना होता है जिससे एग्जामिनर बिल्कुल खुश हो जाए और हम खुश हो जाए हमें नंबर देकर। यही करना होता है हमें, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मेरे छोटे भाई बहन। तो अब मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, यानी कि हमारा दूसरा नंबर प्रश्न। इसमें हम लोग जानेंगे कि मोलरता और मोललता में क्या अंतर होता है, और ये बोर्ड 2024 के जीबी सेट नंबर में आया है। ये कब आया था? ये बोर्ड 2024 में आया है और जीबी नंबर सेट में आया है। इस चीज़ को भी याद रखना। मैं यहाँ पर केवल और केवल PYQ को डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि वायरल क्वेश्चन है। 2024 में आए हैं, 25 में नहीं आए, अब 26 में आएंगे। दिमाग लगाओ भाई, थोड़ा साइकोलॉजी से खेलो एग्जामिनर की, कि 2024 में उसने दिया है, 2025 में नहीं दिया, अब 2026 में देगा। इस चीज़ को याद रखो। हर दूसरे साल छोड़ के एक साल छोड़ के क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, तो इसको तैयार जरूर कर लेना आप लोग। क्या क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि मोलरता और मोललता में अंतर स्पष्ट कीजिए, विभेद स्पष्ट कीजिए, दोनों में हमें डिफरेंस बताना है। तो क्या अंतर है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे, आपको कॉपी को किस तरीके से लिखना है मैं ये बताऊंगा। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, क्योंकि एज अ टॉपर स्टूडेंट हूँ, आपको टॉपर से पढ़ने का सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको कॉपी कैसे लिखना है ये पता लग जाएगा, ठीक है। क्या होता है, सबसे पहले आप एक साइड लिखेंगे मोलरता और दूसरी साइड लिखेंगे मोललता। अगर आप पॉइंट वाइज आंसर देंगे तो एग्जामिनर को चेक करने में बहुत सुविधा होगी। अगर एग्जामिनर को सुविधा होगी तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। तो क्या होगा, मोलरता एक साइड लिखेंगे, दूसरी साइड मोललता लिखेंगे। मोलरता में क्या होता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं मोलरता क्या होती है, कि 1 लीटर, इसमें क्या होता है, इसमें 1 लीटर होता है। 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो मोलरता क्या होती है, 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। जबकि मोललता में क्या होता है कि 1 किलोग्राम विलायक होगा। बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा डिफरेंस अगर आपसे कोई पूछ दे, अगर आपके स्कूल में कोई पूछ दे कि अगर मोलरता और मोललता में अंतर बताओ, तो कैसे आप लोग 3 अंतर बताओगे। सबसे पहले मोलरता में क्या होता है, मोलरता में 1 लीटर होता है, याद रखना, और मोललता में 1 किलोग्राम होता है। सिंपल सा अंतर है। इसमें 1 लीटर विलयन होगा और इसमें 1 लीटर विलायक होगा। विलयन का मतलब शरबत होगा और इसमें पानी होगा। विलायक का मतलब पानी, याद रखो, पानी। तो इसमें 1 किलोग्राम पानी होगा, 1 किलो पानी होगा मोललता में। मोलरता में 1 लीटर शरबत होगा, लीटर भर शरबत होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट हमारा होगा, इसमें आयतन की प्रधानता होती है। तो लीटर जो होता है, लीटर में आयतन ही होता है ना, वॉल्यूम होता है। लेकिन मोललता में क्या होता है, मोललता में किलोग्राम होता है। तो किलोग्राम में क्या होगा, भार होगा, द्रव्यमान होगा। तो इसमें द्रव्यमान की प्रधानता होती है। दोनों को मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि क्लास के अंदर ही सब चीज़ें याद हो जाएं, आपको दोबारा कॉपी को उठाने की कोशिश ना करनी पड़े, क्लास के अंदर ही सब कुछ समझ में आ जाए। क्या होता है इसमें कि इसमें आयतन की प्रधानता होती है मोलरता में, और मोललता में द्रव्यमान की प्रधानता होती है। सिंपल सा फंडा है। उसके बाद मोललता में क्या होता है, मोलरता में क्या होता है, ताप का प्रभाव पड़ता है। मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, मतलब मोलरता पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। और मोललता पर, क्योंकि मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास अगर 1 किलोग्राम, आपके पास 1 किलोग्राम कुछ भी वस्तु है, अगर उसको तापमान दोगे, आप धूप पे रख के आओ, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा कि द्रव्यमान पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए मोलरता पर भी ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन क्या है कि मोलरता पर
तापमान का प्रभाव पड़ता है, जबकि मोललता पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता। सिंपल से तीनों पॉइंट हैं। दोबारा से आपको मैं बिल्कुल रिवाइज करा रहा हूं। कैसे रिवाइज करना है? ऐसे आंख अपनी मीचो, आंख को क्लोज करो सबसे पहले और मन में सोचो, मोलरता एक साइड सोचो और दूसरी साइड मोललता सोचो, अंतर सोचो। सबसे पहला ये मोलरता है और ये मोललता है, दोनों में हमें अंतर निकालना है। मोलरता, मोललता। मोलरता में क्या होता है? 1 लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। बस ठीक है। मोललता में क्या होगा? 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। सिंपल है। अब मोलरता में क्या करेंगे? मोलरता में क्या होगा? इस पर तापमान का प्रभाव पड़ता है, इस पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता मोललता पर। मोलरता पर क्या होता है? मोलरता में आयतन होता है, क्योंकि लीटर होता है, आयतन की प्रधानता होती है, जबकि मोललता में द्रव्यमान की प्रधानता होती है। इस तरीके से हम दोनों का सिंपल तरीके से अंतर निकाल सकते हैं। मेरे तरफ से जितना सिंपल हो सकता है, बिल्कुल सरल से सरल शब्दों में मैं व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूं। आइए, दोनों का आप देख चुके हैं, अब इनके फॉर्मूलेज देख लेते हैं। मोलरता में क्या होता है? m बराबर WB इंटू 1000, मतलब 1000 अपॉन MB इंटू V। V का मतलब है वॉल्यूम, आयतन। इसमें क्या है? स्मॉल m। मोललता को स्मॉल m और मोलरता को कैपिटल M। मोलरता कैपिटल M और मोललता स्मॉल m। स्मॉल m बराबर क्या होगा? WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। WB क्या है? विलेय के मोल। WB क्या है? विलेय के मोल। MB क्या है? विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। WA क्या है? विलायक का भार। V क्या है? V आयतन। तो इस तरीके से अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, भूल जाओ इसको भूल जाओ। अगर याद नहीं हो रहा है इसको भूल जाओ। इनका यूज़ हम केवल और केवल न्यूमेरिकल में करेंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप 3 पॉइंट भी लिख दोगे ना, 3 पॉइंट पक्का है, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 30 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर वही क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर डेट लिख दी है किस सन में आया था, इसलिए आपको परेशानी ना हो, आप लोगों को विश्वास हो जाए। तो जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? विसरण और परासरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या क्वेश्चन है कि विसरण और परासरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। कब आया है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आया है बोर्ड 2022 में आया है और बोर्ड 2024 के GF सेट में आया है। बोर्ड 2022 में और बोर्ड 2024 के GF सेट में आया है। तो इस क्वेश्चन को तैयार करना बेहद इंपॉर्टेंट है, ये बेहद जरूरी हमारे लिए है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को अपने बिल्कुल देसी भाषा में, अपने देहाती अंदाज में आपको सिखाऊंगा कि कैसे हमें विसरण और परासरण में अंतर स्पष्ट करना है। सिंपल तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हम एक साइड लिखेंगे परासरण और दूसरी तरफ लिखेंगे विसरण। परासरण का मतलब होता है ऑस्मोसिस और विसरण का मतलब होता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो परासरण में क्या लिखेंगे हम? परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो परासरण में क्या होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब भाई ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक तरीके की मेम्ब्रेन होती है, एक तरीके की झिल्ली होती है, जिसमें क्या होता है, जिसके अंदर केवल और केवल विलायक के कण ही जा सकते हैं, विलेय के कण नहीं जा सकते। बहुत महीन झिल्ली होती है, छन्नी होती है, छन्नी बोल सकते हैं। अर्धपारगम्य छन्नी होती है। अर्धपारगम्य मतलब आधी पारगम्य है, आधे लोग जा सकते हैं। आधे कौन? एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। तो केवल विलायक जा सकता है, विलेय नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसमें विलेय नहीं जा सकता है, ठीक है। तो क्या होगा? परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, लेकिन विसरण में, विसरण क्या होता है? विसरण एक प्रक्रिया होती है, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होती है, ठीक है। विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होती, मतलब इसकी आवश्यकता नहीं होती है विसरण के अंदर, ठीक है। तो इसमें नहीं होती है और इसके अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, दोनों में ये अंतर है। उसके बाद दूसरा अंतर क्या है कि यह केवल द्रव अवस्था में संभव है। द्रव अवस्था का मतलब क्या है? लिक्विड स्टेज। पानी देखा हुआ आपने, अगर आप पानी पीते होंगे, आपने कभी अपने जीवन में पानी पिया होगा, तो पानी क्या होता है? पानी लिक्विड होता है, पानी द्रव होता है, ठीक है। आपने अगर कोई सांस लेते हैं, सांस अंदर बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये गैस है, हम गैस को सोच रहे हैं। तो हमारे पास पानी जो है वो द्रव होता है, लिक्विड होता है। गैस अंदर बाहर ले रहे हैं, वो गैस होती है। मेरे पास ये मार्कर है, ये दृढ़ है, तो ये ठोस है। तो हमारे पास 3 तरीके की वस्तुएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो जो परासरण होता है, परासरण केवल और केवल द्रव अवस्था में संभव होता है, केवल और केवल लिक्विड स्टेज में पॉसिबल होता है। लेकिन वहीं जो हमारे पास विसरण की प्रक्रिया होती है, वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में संभव है। मतलब ये जो है वो ये तो ठोस में भी हो सकती है, मार्कर के अंदर भी हो सकती है, मतलब रेत, बालू, किसी में भी हो सकती है। द्रव मतलब पानी के अंदर भी हो सकती है, लिक्विड के अंदर भी हो सकती है, गैस के अंदर भी हो सकती है। तीनों अवस्थाओं में संभव है। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आएंगे,
एज इट इज आंसर आप लोग लिखना। मैं रियल बता रहा हूँ, इतनी मेहनत से लिखता हूँ, आप लोगों को लगता नहीं है। मैं ये वाइट बोर्ड है, मैं बिल्कुल आपको स्मार्ट बोर्ड वाला फीचर दे रहा हूँ। यहाँ पर बहुत लिखना पड़ता है, मेटो उसको फिर लिखो, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, लेकिन इस मेहनत के बदले मुझे एक लाइक चाहिए होगा और आप लोगों का बहुत ढेर सारा प्यार चाहिए होगा, सपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर तीसरा नंबर का अंतर क्या होगा परासरण का। तो परासरण में केवल विलायक के कण गति करते हैं। मतलब विलायक और विलय क्या होता है आपको बता दूं कि मेरे पास कोई विलयन होता है, उसमें पानी और चीनी होते हैं। पानी जो होता है, पानी विलायक होता है और चीनी जो होती है विलय होती है। तो जो परासरण होता है उसमें विलायक के कण होते हैं, ठीक है। लेकिन जो विसरण होता है इसमें विलय के कण भी होते हैं और विलायक के कण भी होते हैं, दोनों होते हैं, दोनों कण गति करते हैं। विलय के कण भी गति करते हैं, विलायक के कण भी गति करते हैं। वहीं परासरण में केवल और केवल विलायक के कण। तो आपको समझ में आया होगा ये पूरा कॉन्सेप्ट, पूरे अंतर आपको समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं आप लोगों के साथ दोबारा से डिस्कस करने वाला हूं बचे हुए क्वेश्चंस। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर केवल वो क्वेश्चन लाए गए हैं जो 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25 लगातार आए हुए हैं। और ये बिल्कुल तय है कि 2026 में भी क्वेश्चन आएगा। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो इतने साल रिपीट हुआ है। मेरे पास 8वां नंबर क्वेश्चन है जो इतने साल रिपीट हुआ है, डॉट 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 डॉट, मतलब इस साल भी आएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, इनको ही बोलते हैं वायरल क्वेश्चंस। 2004, 2004, 2007, 2010, 2014, 2017, 24, 25 बार बार क्वेश्चन आए हैं। मैं बोलता हूं वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि 2004 और 7 तक के सारे PYQs को देखा है खोल खोल के। तो आपको PYQs के बेस पर मैं आपको वायरल क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है। तो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन होगा समपरासरणी विलयन किसे कहते हैं, और ये 2020 में आया था, 2026 में भी आ सकता है, ठीक है। इसको तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है हमसे, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर बताओ। कब आया था क्वेश्चन ये 2024 के GA नंबर सेट में आया था, 2024 के GA नंबर सेट में। विश्वास नहीं होता तो जाके देख लो भाई, सच बता रहा हूं, इतने बेहतरीन अंक लेके आओगे अगर आप यहां से पढ़ोगे ना। रियल बता रहा हूं, टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप एग्जाम देके जब आओगे ना तो पूरा 100% पेपर, पूरा 100% पेपर यहीं पे मिलवाऊंगा कि मैंने इस क्लास में ये बताया था। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप तैयार कर पाओगे या नहीं। तैयार आपको करना पड़ेगा अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो। उसके बाद मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए व नेंसर्ट समीकरण के साथ संबंध को लिखिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में आया, 2020 में आया, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद कोलराउस का नियम लिखिए, इसके अनुप्रयोग लिखिए। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25 हर साल आया है क्वेश्चन, ठीक है। तैयार जरूर करना है इसको। उसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। कब आया क्वेश्चन, 2004 में आया, 2007 में आया, 2010 में आया, 2014 में आया, 2017 में आया और 2026 में भी आ सकता है, 100% गारंटी है, ठीक है। आणविकता की अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 2024 में आया है। 2024 में 2 सेट में आया था, पहला सेट GC सेट में आया था और 2024 के GF नंबर सेट में आया था। तो 2026 में कौन इसको शर्म आएगी आने में, आ जाएगा। तैयार कर लेना इसको, ठीक है, गलती से भी स्किप नहीं करना। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक कितने % बोलो भैया ये आएगा। तो इसके लिए मैं 100% तय कर सकता हूं कि ये 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इस बार तो लिख के ले लो भाई कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक 4 नंबर के अंदर आएगा और ये 100% आएगा। ये कब कब आया है, ये 2018 के अंदर आया है, उसके बाद ये नहीं आया है क्वेश्चन। समझ जाओ, अगर एग्जामिनर थोड़ा टफ पेपर बनाएगा ना तो ये क्वेश्चन जरूर डालेगा। देखो सारे सेट्स में आसान क्वेश्चन नहीं होते, किसी सेट में क्वेश्चन टफ भी होते हैं, किसी सेट में आसान होते हैं। तो इस हिसाब से हमें पेपर को तैयार करना पड़ेगा कि सारे क्वेश्चन हम कर पाएँ। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चंस की सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर करना और बोलना भैया कि फिजिक्स के लिए भी सेम सीरीज़ लाना, तो मैं आपको फिजिक्स की भी कराऊंगा। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।